हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई पति। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 12। अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, हमने एक गाना बनाया है, अगर आप कहें तो हम आपको उसको अपलोड करके सुनाएं। तो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन लोग गाना सुनना चाहते हैं। हिंदी में गाना है और बड़ा ही अच्छा गाना है। चलिए, कमेंट करके बताइए। तब तक हम शुरू करने जा रहे हैं आज का एपिसोड नंबर 12। सिकंदर धीरे धीरे चलकर फैंटम के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने फैंटम के बालों को अपने मजबूत हाथों में जकड़ा और उसका सिर झटके से पीछे की तरफ खिंच गया ताकि फैंटम की आंखें सीधे उसकी आंखों में मिले। सिकंदर ने एक सर्द फुफकार के साथ कहा, तूने उस रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी फैंटम। तूने मल्होत्रा मेंशन के उस बेडरूम में गोली चलाकर एक ऐसी आग को जन्म दे दिया है जो अब तेरे रशियन बॉस अलेक्जेंडर सोलोनिक और उस कनाडाई दरिंदे मार्टिन कुपैटो को उनके हमलों के साथ मामलों में महलों में ही राख करके रख देगी। ये कहते हुए सिकंदर ने फैंटम के बालों को और जोर से खींचकर कहा, मुझे अभी के अभी उन दोनों डॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन बता दे। मुझे उनके सेफ हाउस के कोड चाहिए। मुझे जानना है कि उन्होंने तुझे इंडिया में फंडिंग और हथियार किस लोकल नेटवर्क के जरिए दिए। अगर तूने सच उगल दिया तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे एक ही गोली में आसान मौत दे दूंगा। तू आराम से मरेगा। लेकिन आगे से फैंटम ने अपनी दर्द से सिकुड़ती आंखों को सिकंदर को घूरा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो जानता था कि अगर उसने सोलोनिक का पता बता दिया तो रशियन माफिया उसके परिवार को, उसकी पत्नी की और बच्चों को रूस में जिंदा जला देगा। सोलोनिक के खिलाफ गद्दारी करने का मतलब था अपनी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करना। फैंटम का वो मशीनरी कोड और अपने आकाओं के प्रति वफादारी अभी भी उस दर्द पर हावी थी। इसलिए फैंटम ने अपने मुंह में जमा हुआ खून सीधा सिकंदर के चेहरे पर थूक दिया। फैंटम ने एक खौफनाक और शैतान हंसी हंस कर कहा, भाड़ में जाओ। सोलोनिक एक भूत है। तुम लोग कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारा वो छोटा मालिक, वो एक दिन मरेगा। मेरा निशाना चूक गया, लेकिन सोलोनिक का अगला स्नाइपर उसे और उसकी बीवी को सीधे नर्क में भेजेगा। ये वाक्य बोलते ही फैंटम पागलों की तरह अपने उस भयंकर दर्द के बावजूद जोर जोर से हंसने लगा। वहीं फैंटम के मुंह से काव्या के लिए शब्द सुनते ही सिकंदर और पाशा के दिमाग में नसें फटने लगी। अभय का वो हुक्म, उसके मांस का एक एक चिथड़ा नोच कर निकालो। अब वो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि सिकंदर और पाशा की खुद की जिद बन गया था। सिकंदर ने अपने चेहरे पर लगे फैंटम के खून को रुमाल से पोंछा और उसकी आंखों में अब किसी इंसान की परछाई नहीं थी। वो साक्षात यमराज खड़ा था। सिकंदर ने अपनी आवाज को बिल्कुल शांत और धीमा करके कहा, पाशा, औजार लाओ। छोटे माले की स्पेशल रेसिपी को तैयार करो। इस कुत्ते को लगता है कि इसने दर्द देखा है। आज इसे दर्द का असली मतलब समझाते हैं। उसकी आवाज उसके चिल्लाने से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर पाशा की आंखों में एक वहशी चमक आ गई। वो तहखाने में एक कोने में रखी भारी लोहे के टेबल की तरफ गया। उस टेबल की तरफ कई खौफनाक उपकरण रखे थे, चाकू, आरी, भारी प्लास, ब्लो टॉर्च और सर्जिकल ब्लेड्स। पाशा ने एक बहुत ही तेज धार वाला घुमावदार स्नीकिंग नाइफ, जिसे आमतौर पर जानवरों की खाल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो उठाया। इसके साथ ही रंगा एक बड़ी सी स्टील की कटोरी लेकर आया। उस कटोरी में मोटा समुद्री नमक और दुनिया की सबसे तीखी भूत जोलोकिया लाल मिर्च का एक बड़ा गाढ़ा और खतरनाक पेस्ट बना था। इस पेस्ट की तीखी गंध पूरे तहखाने में फैल गई, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पाशा उस स्किनिंग नाइफ को हवा में चमकाकर फैंटम के पास आया। पाशा ने उसके बिल्कुल कान के पास फुसफुसा कर कहा, तुझे अपनी रशियन ट्रेनिंग पर बहुत घमंड है ना फैंटम। कहते हैं कि स्पेशनार्स के जवान कभी रोते नहीं। आज देखते हैं कि तेरा ये फौलादी शरीर कब तक साथ देता है। पाशा ने बिना कोई चेतावनी फैंटम के उस बाएं हाथ को पकड़ा जो अभी तक सलामत था। उसने उस तेज धार वाले चाकू की नोक से फैंटम की कलाई के पास रख दिया और फिर बहुत ही धीमी और निर्मम, रूह कपा देने वाली गति के साथ
पाशा ने उस चाकू को फैंटम की कलाई से लेकर उसकी कोहनी तक सीधा चला दिया। चाकू ने फैंटम की मोटी त्वचा को किसी कपड़े की तरह बीच में से फाड़ दिया। खून की एक लकीर तुरंत बाहर की तरफ फूट पड़ी। फैंटम के दांत आपस में इतनी जोर से भिंच गए कि उसके मसूड़ों से खून आ गया। उसने दर्द को पीने की कोशिश की, लेकिन चाकू का वो गहरा कट उसकी नसों को चीर रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पाशा ने उस कटी हुई त्वचा के किनारे को मोटे प्लास से पकड़कर कहा, रंगा इसे पकड़कर खींच। उसकी आवाज सुनते ही रंगा ने फैंटम के हाथ को जंजीर से मजबूती से पकड़ लिया। तभी पाशा ने उस पिलास को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचा। त्वचा मांस से अलग होने लगी। पाशा जिंदा फैंटम की कोहनी तक पूरी खाल को एक परत की तरह नोच रहा था। लाल कच्चा धड़कता हुआ मांस हवा में नंगा हो गया। सफेद रंग की नसें, मांसपेशियां साफ दिखाई देने लगी। खून की धारा फर्श पर बहने लगी। यह इंसान की बर्दाश्त से कहीं ज्यादा था। फैंटम का वो रशियन घमंड, वो स्पेशनाज की ट्रेनिंग एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गई। फैंटम दर्द से जोर से चिल्लाया। फैंटम के गले से एक ऐसा अमानवीय, कान फाड़ देने वाली और भयानक चीख निकली जिसने पूरे तहखाने को हिला कर रख दिया। उसकी आंखें दर्द की बाहर की तरफ निकल गई। उसके शरीर की नसें फट जाने की हद भूल गई। वो जंजीरों में ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी मछली को आग में फेंक दिया गया हो। लेकिन आगे से रहम करने की बजाय पाशा ने अपनी खून से सनी हुई प्लास को देखकर कहा, चिल्ला कुत्ते, और जोर से चिल्ला। तभी आगे से फैंटम ने अपनी रशियन मिली-जुली अंग्रेजी में तड़प कर मौत की भीख मांग कर कहा, तो प्लीज 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 मुझे मार दो, लेकिन ऐसे टॉर्चर मत करो। मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन तभी सिकंदर ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, अभी कहाँ फैंटम, अभी तो शुरुआत हुई है, दावत की शुरुआत। ये कहते हुए सिकंदर ने रंगा के हाथ से वो स्टील की कटोरी ली जिसमें वो नमक और भूत जोलोकिया लाल मिर्च का खौफनाक पेस्ट बना हुआ था। सिकंदर ने अपने रबर ग्लव्स वाले हाथ में उस पेस्ट का एक बड़ा सा हिस्सा अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, यह छोटे मालिक का तोहफा है। ये कहते हुए उसने पूरा का पूरा नमक और मिर्च का पेस्ट फैंटम के उस कच्चे, नंगे और छिले हुए मांस जहां अभी लाल खाल उतारी गई थी वहां पूरी तरह से रगड़ दिया, जैसे वो समुद्री नमक और दुनिया की सबसे तीखी मिर्च फैंटम की खुली हुई नस और कच्चे मांस से टकराई। दर्द का एक ऐसा भयानक और प्रलयंकारी विस्फोट हुआ जिसका वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन था। ऐसा लगा जैसे किसी ने फैंटम के शरीर में पिघला हुआ लावा इंजेक्ट कर दिया। नमक के कटे हुए मांस को जलाना शुरू कर दिया। मिर्च का वो तीखापन उसकी नसों के जरिए सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गया और वो जोर से चिल्लाया। फैंटम की चीख अब इंसान की चीख नहीं थी। ये एक ऐसा भयानक विलाप था जो किसी रूह के शरीर से अलग होने पर होता है। उसके मौत से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई, पीछे की तरफ पलट गई। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ की हड्डियां अपनी जगह से खिसकने लगी थी। तभी सिकंदर ने फैंटम के बालों को पकड़कर चीख कर कहा, बोल बोल, कहाँ है सोलोनिक। लेकिन आगे से उनका पता बताने की बजाय फैंटम ने फिर मौत की भीख मांगकर कहा, मुझे मुझे मार डालो, भगवान के लिए मुझे मार दो। फैंटम रो रहा था। उसके आंसू, पसीना, खून सब एक साथ मिलकर बह रहे थे। उसका शरीर भयंकर ऐंठन का शिकार हो चुका था। तभी आगे से सिकंदर ने मिर्च के पेस्ट को थोड़ा और रगड़ कर कहा, सोलोनिक का पता बता, कुपैटो कहाँ है, छुपा बोल। आगे से फैंटम ने दर्द से चिल्लाकर कहा, मास्को मास्को, लेकिन मुझे लोकेशन नहीं पता। वो जगह बदलता रहता है। मुझे मुझे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया गया था। ओह। फैंटम दर्द के मारे आधी अधूरी बातें उगल रहा था। तभी पाशा ने उसके बालों को पकड़कर कहा, झूठ मत बोल कुत्ते, तू उसका सबसे खास हिटमैन है। तुझे पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। पाशा ने अपनी भारी बूट से फैंटम की छाती पर एक जोरदार लात मारी जिससे फैंटम की दो पसलियां चटक गई।
आगे से फैंटम ने हकलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं मैं सच कह रहा हूँ। सोलोनिक मुझे मार देगा, मेरे बच्चों को जिंदा जला देगा। मैं नहीं बता सकता। मुझे जहर दे दो, मुझे गोली मार दो प्लीज। फैंटम अब सच में मौत की भीख मांग रहा था। वंडरवर्ल्ड का खौफनाक स्नाइपर, जिसने न जाने कितने बेगुनाह के सीने में बेदर्दी से गोलियां उतारी, आज एक छोटे से बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रो रहा था। उसकी वफादारी और उसके परिवार का डर अभी भी उस भयंकर दर्द से लड़ रहा था। सोलोनिक का खौफ उसके दिमाग में इतना गहरा था कि वो अपनी खाल उतरवाने के लिए उस बावजूद एग्जैक्ट लोकेशन को बताने से कतरा रहा था। तभी सिकंदर ने पाशा की तरफ देखकर कहा, इसे अपने परिवार का डर है। ये इतनी आसानी से सोलोनिक के उस सेफ हाउस का पता नहीं बताएगा। आगे से पाशा ने अपनी पिस्तौल निकाल कर पूछा, तो क्या करे सिकंदर भाई, इसे गोली मार दे? लेकिन आगे से सिकंदर ने पाशा के हाथ को झटक कर कहा, नहीं, छोटे मालिक का ऑर्डर याद है। जब तक वो सोलोनिक और कोपेटो का पता नहीं बता देता, तब तक ना वो मरेगा और ना ही जिंदा रहेगा। हम इसे मरने नहीं देंगे। ये कहते हुए सिकंदर ने फैंटम के उस खून से सने हुए चेहरे को देखा जो दर्द के मारे बेहोशी की हालत में जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर रंगा को ऑर्डर देकर कहा, बर्फ का पानी डाले और उसका ऊपर, इसे बेहोश मत होने दे। आगे से रंगा ने फिर से बर्फीला पानी फैंटम के ऊपर डाल दिया। फैंटम एक बार फिर झटके में होश में आया। तभी सिकंदर ने टेबल की एक भारी ब्लो टॉर्च उठाकर कहा, तू अपनी वफादारी निभा रहा है ना फैंटम? तुझे लगता है कि सोलोनिक तेरे परिवार को बचा लेगा? तूने हमारे छोटे मालिक की पत्नी पर गोली चलाई। तेरी वजह से वो अभी मौत से लड़ रही है। तूने वो दर्द दिया जिसकी कोई माफी नहीं। अब तू देख कि रायचंद एम्पायर का टॉर्चर होता क्या है। ये कहते हुए सिकंदर ने ब्लो टॉर्च को ऑन किया। नीले रंग की एक बहुत गर्म आग की लपट बाहर निकली। सिकंदर ने उस आग को सीधे फैंटम के उसी बाएं हाथ के कटे हुए मिर्च लगे मांस पर चला दिया। सिज। कच्चे मांस के जलने की वो भयानक आवाज और उस सड़ांध मारती बदबू पूरे कमरे में फैल गई। आग ने उन खुली हुई नसों को सीधे तौर पर जलाना शुरू कर दिया, जिसने फैंटम का एक बार फिर से वो चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। फैंटम की चीखें अब बंद नहीं हो रही थी। वो जंजीरों में लटक कर पागलों की तरह छटपटा रहा था। उसका दिमाग इस दर्द को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। तभी सिकंदर ने आग को हटाकर पूछा, बता, कहाँ है सोलोनिक? आगे से फैंटम ने काम कर कहा, मुझे नहीं पता। तभी सिकंदर ने दहाड़ कर कहा, पाशा, इसका दूसरा हाथ छील। उसका यह ऑर्डर सुनते ही पाशा ने फिर उसका स्किनिंग नाइफ उठाया और इस बार फैंटम के दाएं हाथ की त्वचा को चीरना शुरू कर दिया। अगले 2 घंटे तक उस अरावली के तहखाने में इंसानियत के सारे नियम, सारी हदें और सारी सीमाएं टूट चुकी थी। पाशा और रंगा ने फैंटम के सीने, उसकी पीठ और उसके पैरों के मांस के टुकड़े नोच नोच कर निकालने शुरू कर दिए। हर एक कट के साथ, हर एक टुकड़े छिलने के साथ सिकंदर वो नमक और लाल मिर्च का पेस्ट उस घाव में भरता जाता रहा था। तहखाने का फर्श फैंटम के खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। फैंटम का शरीर अब किसी इंसान का शरीर नहीं लग रहा था। वो सिर्फ एक लाल कटा हुआ खून से लथपथ मांस का लोथड़ा बन चुका था। उसकी सांसें खर खर की आवाज कर रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे गोली मार दो, प्लीज मुझे मार दो। लेकिन सिकंदर के दिल में कोई रहम नहीं था। उसे बार बार छोटे मालिक का उस सीना याद आ रहा था जहां इसी कुत्ते ने वो गोली उतारी थी। सिकंदर ने फैंटम के बाल पकड़कर कहा, तेरी मौत इतनी सस्ती नहीं है फैंटम। सोलोनी का पता उगल। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। इसके बाद मैं तेरी आंखें निकालूंगा और उनके शॉर्ट्स में मिर्ची का पेस्ट भरूंगा और तुझे इसी महीने तक जिंदा रखूंगा। सिकंदर के इस खौफनाक धमकी ने फैंटम के अंदर बचे खुचे उस रशियन भ्रातवा के आखिरी गुरूर को भी तोड़कर रख दिया। फैंटम का दिमाग अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो जानता था कि ये लोग उसे मरने नहीं देंगे और वो इस भयंकर अमानवीय दर्द में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसका परिवार, सोलोनी का खौफ, सब कुछ वर्तमान के दर्द के सामने बोना पड़ गया था। फैंटम के गले से खून की सनी हुई टूटी और बड़ी बारीक आवाज निकली। उसने हकला कर कहा,
रुको। तभी सिकंदर ने पाशा को इशारा किया। पाशा का चाकू रुक गया। इसके बाद सिकंदर ने अपना कान फैंटम के खून के सरे मुंह के पास ले जाकर कहा, बोल। तभी फैंटम ने कांपते हुए सच बताने कर कहा, सोलोनिक। सोलोनिक मॉस्को के जुकोवका एस्टेट में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर में छुपा है। फैंटम हाँफ रहा था। हर लफ्ज के साथ उसके मौत के खून के बुलबुले फूट रहे थे। वहीं यह उसकी बात सुनकर सिकंदर की आंखों में चमक आ गई। जुकोवका एस्टेट, मॉस्को का सबसे हाई सिक्योरिटी और सबसे वीआईपी इलाका। उसने तुरंत आगे पूछा, बंकर का एक्सेस कोड। आगे से फैंटम ने दर्द से कराहकर उगल कर कहा, अल्फा 7390। तभी सिकंदर ने दूसरा नाम लेकर आगे पूछा, और मार्टिन कुपैटो। फैंटम की सांसें अब उखड़ने लगी। उसने हाँफ कर कहा, कुपैटो कुपैटो टोरंटो में नहीं है, वो इंडिया आ रहा है। उसकी ये बात सुनते ही सिकंदर और पाशा दोनों झटके से सीधे हो गए। सिकंदर ने फैंटम का गला पकड़कर पूछा, क्या बकवास कर रहा है तू? कुपैटो इंडिया आ रहा है, क्यों? आगे से फैंटम ने कांप कर जवाब देकर कहा, योगेश योगेश रायचंद की मौत का लाइव लाइव तमाशा देखने वो मुंबई के ताज में एक फेक पासपोर्ट से आज रात लैंड करेगा। फैंटम ने वो आखिरी और सबसे बड़ा राज उगल दिया था। सोलोनिक मॉस्को में छुपा था, लेकिन कुपैटो इंडिया आ रहा था और वो इतना घमंडी था कि बड़े मालिक और छोटे मालिक के खात्मे का जश्न मनाने के लिए खुद आ चुका था। तभी फैंटम फूट फूट कर रोने लगा। वो दर्द और जिल्लत के मारे टूट चुका था। उसने कांप कर मौत की भीख मांग कर कहा, मुझे 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 जो पता था मैंने बता दिया। प्लीज अब मुझे एक गोली मार दो। मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। मेरी भीख मान लो। फैंटम ने अपनी वो खून से सनी और सूजी हुई आंखें सिकंदर की तरफ उठाई और हाथ जोड़ने की कोशिश की। वो सचमुच सिकंदर के पैरों में गिरकर मौत की भीख मांग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभय ने ऑर्डर दिया था। सिकंदर ने पाशा की तरफ देखा। पाशा ने अपनी पिस्तौल निकाली और फैंटम के सिर पर तान दी। तभी पाशा ने सिकंदर की तरफ देखकर कहा, मार दो सिकंदर भाई, इसने सब उगल दिया है। आगे से सिकंदर ने एक पल उसकी तरफ फैंटम के दर्द को देखा और फिर उसे अभय रायचंद का वो खौफनाक और प्रलयंकारी चेहरा याद आया। उसकी कही हुई बात याद आई, जब तक वो मरे जहन्नुम में जाने के बाद वो अभय रायचंद का नाम कभी ना भूल पाए। ये याद करके सिकंदर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पाशा की पिस्तौल के नली को नीचे करके कहा, नहीं, छोटे मालिक का हुक्म था, जब तक वो पता ना बता दे तब तक वो मरना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पता बताने के बाद उसे आसान मौत देनी है। ये कहते हुए सिकंदर की आवाज में एक ऐसी सर्द और शैतानी क्रूरता थी जो उसे तहखाने की हवा को जमा रही थी। वहीं उसकी यह बात सुनकर फैंटम की आंखें खौफ से और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। फैंटम ने कांप कर पूछा, इसका इसका क्या मतलब है? आगे से सिकंदर ने टेबल से नमक और मिर्च के पेस्ट को पूरा का पूरा बचा हुआ कटोरा उठाकर कहा, इसका मतलब यह है फैंटम कि तेरी मौत तेरी जिंदगी से ज्यादा खौफनाक होने वाली है। ये कहते हुए सिकंदर ने उस पूरे कटोरे का पेस्ट फैंटम के सिर और चेहरे और उसके पूरे छिले हुए शरीर पर एक साथ उड़ेल दिया, जिससे फैंटम दर्द से चिल्ला उठा। फैंटम की वो आखिरी और सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक चीख उस अरावली के तहखाने में इस तरह गूंज गई कि बाहर खड़े गार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। उस नमक और मिर्च के पेस्ट ने पूरे नंगे शरीर के एक साथ जलाना शुरू कर दिया। उसके दिल इस भयंकर एकमुश्त शोक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तड़पते छटपटाते और उस भयंकर नर्क की आग में जलते हुए फैंटम की आंखें पलट गई। उसका दिल एक झटके के साथ बंद हो गया। वो रशियन स्नाइपर जिसने काव्या का खून बहाया था, वो एक ऐसी जहरीली तड़पती हुई और दर्दनाक मौत मारा गया जिसे याद करके अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े दरिंदे भी कांप उठेंगे। सिकंदर ने उस बेजान और खून से लथपथ लटकती हुई लाश को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसके बाद सिकंदर ने पाशा की तरफ देखकर कहा, छोटे मालिक का हिसाब पूरा हुआ। ये कहते हुए सिकंदर ने तुरंत अपना सैटेलाइट फोन निकाला। सिकंदर ने फोन मिलाकर कहा, अब वक्त आ गया है असली शिकार का। फोन के उस पार संजीवनी हॉस्पिटल के उस शांत और सुरक्षित प्राइवेट हॉस्पिटल आईसीयू में बैठे अभय रायचंद ने फोन उठाया।
तभी इधर से सिकंदर ने गर्मजोशी के साथ कहा, छोटे मालिक, उस कुत्ते को मौत मिली है जिसका आपने हुक्म दिया था। वो तड़प तड़प कर जहन्नुम की आग में जल कर मरा है। सिकंदर की आवाज में एक फौजी की तरह जोश और वफादारी थी। वहीं फोन के उस पार अभय की कोई आवाज नहीं आई और सिर्फ सांसों की एक भारी और सर्द सुनाई आवाज थी। तभी सिकंदर ने वह अहम जानकारी अभय को दी जिसने इस पूरी जंग का रुख बदल दिया। अभय को बताकर कहा, और छोटे मालिक, हम दोनों डॉन्स की लोकेशन प्राप्त कर चुके हैं। सोलोनिक मॉस्को के अंडरग्राउंड बंकर में छुपा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, मार्टिन कुपैटो आज रात इंडिया आ रहा है। मुंबई के ताज होटल में रुकने वाला है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभय की वो खौफनाक, भारी और प्रलयंकारी आवाज फोन पर गूंजी, कुपैटो इंडिया आ रहा है, मेरे ही घर में बैठकर मेरी मौत का जश्न मनाने। ये कहते हुए अभय के होठों पर वो शैतानी मुस्कान आ गई जो किसी भी तूफान के आने से पहला संकेत देती है। तभी अभय ने आगे से ऑर्डर देकर कहा, सिकंदर, पापा से कहो कि मॉस्को वाली टीम को सोलोनिक के लिए तैयार रखे। मैं काव्या को पूरी तरह से ठीक होने तक यहाँ से नहीं हिला सकता। ये कहते हुए अभय ने गहरी सांस ली और फिर वह ऐतिहासिक और खौफनाक फैसला सुनाकर आगे कहा, लेकिन कुपैटो, अगर कुपैटो इंडिया में है तो यहाँ से वापस कनाडा जिंदा नहीं जाएगा। मैं खुद मुंबई आ रहा हूँ सिकंदर, और अपना वो नया शिकार खेलने। तभी तक सिकंदर ने घबरा कर कहा, लेकिन छोटे मालिक, आपकी हालत। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अभय ने दहाड़ कर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना सिकंदर, मेरे लिए एक प्राइवेट जेट तैयार रखो। मैं कल सुबह मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। कुपैटो को यह एहसास होना चाहिए कि उसने रायचंद के शेर को उसी की मांद में ललकारा है। मैं ताज होटल का उसका कब्रिस्तान बना दूंगा। ये कहते हुए अभय ने फोन काट दिया। वहीं अरावली के उस तहखाने में फैंटम की लाश लटक रही थी जो अभय रायचंद के खौफ की पहली मिसाल थी। और अब मुंबई का वो आलीशान होटल अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे खूनी और सबसे स्टाइलिश महासंग्राम का गवाह बनने वाला था। काव्या के प्यार ने अभय को बचाया जरूर था, लेकिन उस प्यार पर उठे उस कतरे खून ने दुनिया को उसका सबसे खतरनाक और सबसे पागल माफिया डॉन सौंप दिया था। अब कयामत की वो आग कनाडा से लेकर रूस तक फैलने वाली थी, जिसकी शुरुआत मुंबई से होने जा रही थी। प्राइवेट आईसीयू के उस मध्यम रोशनी वाले कमरे में, जहां कुछ घंटे पहले तक मौत का साया मंडरा रहा था, अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। काव्या गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर वो मौत की सफेदी नहीं, बल्कि जिंदगी की एक हल्की गुलाबी रंगत वापस आ चुकी थी। मशीनें एक रिदमिक और सुकून भरी बीप बीप की आवाज कर रही थी। लेकिन इसी सुकून भरे कमरे के एक कोने में, काव्या के बेड के पास बैठा अभय रायचंद के दिमाग में एक भयंकर और खौफनाक तूफान मचल रहा था। सिकंदर का वो आखिरी फोन अभय के दिमाग की नसों को फाड़ रहा था। मार्टिन कुपैटो, कनाडाइन सिंडिकेट का बॉस, आज रात मुंबई के ताज होटल में लैंड कर रहा है। उस दरिंदे ने काव्या के सीने में गोले उतरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो खुद इंडिया आ रहा है। वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि बड़े मालिक का वारिस और उसकी पत्नी तड़प तड़प कर कैसे मरे हैं। कुपैटो के इस घमंड और इस हिमाकत ने अभय के अंदर उस सोए हुए हैवान को पूरी तरह से बेड़ियों से आजाद कर दिया था। अभय ने अपने दांत पीस कर कहा, मैं उसे जिंदा वापस कनाडा नहीं जाने दूंगा। वो मुंबई की जमीन पर वापस कदम तो रखेगा, लेकिन उसकी लाश वहां से कभी वापस नहीं जाएगी। ताज होटल उसका सबसे महंगा और सबसे आलीशान कब्रिस्तान बनेगा। लेकिन इस खौफनाक इरादे के बीच एक बहुत बड़ी जज्बाती और जटिल दीवार खड़ी थी। ये दीवार थी काव्या। अभय ने नजरें उठाकर अपनी पत्नी के उस मासूम से चेहरे को देखा। काव्या ने उसे अपना रक्षक माना था। उसने अभय के लिए अपनी नफरत को प्यार में बदला था। काव्या को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये पति कोई साधारण घर जमाई अब एक आम इंसान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक और खूंखार छोटा मालिक बना है। अगर अभय इस हालात में, जब उसके खुद के सेने की पसलियां टूटी है और टांके लगे हैं, अचानक मुंबई जाने की बात करेगा तो काव्या क्या सोचेगी? वो पागल हो जाएगी, वो घबरा जाएगी। उसे लगेगा कि अभय किसी बड़ी मुसीबत में है। और अगर उसे जरा भी भनक लग गई कि अभय किसी माफिया डॉन को मारने जा रहा है, तो शायद
वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। डॉक्टर माथुर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि काव्या का दिल अभी बहुत कमजोर है, उसे कोई भी स्ट्रेस या सदमा नहीं लगना चाहिए। अभय ने एक गहरी दर्दनाक सांस लेकर सोचा, मुझे उसे धोखा देना होगा। मुझे एक ऐसा झूठ और एक ऐसा बहाना बनाना होगा जिस पर वो आसानी से यकीन कर ले और उसे मेरी फिक्र ना हो। मेरी एक सच्चाई उसकी जान ले सकती है। अभय का वो लॉजिकल और टैक्टिकल दिमाग, जो दुश्मनों को खत्म करने के लिए नीतियां बनाता था, अब अपनी ही पत्नी से झूठ बोलने का एक परफेक्ट ताना बाना बुनने लगा। इसी समय उधर आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में रायचंद एम्पायर की ग्लोबल मशीनरी अपनी सबसे खौफनाक रूप में काम करना शुरू कर चुकी थी। योगेश रायचंद अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों में अब वो आंसू नहीं, बल्कि एक कयामत की आग थी। सिकंदर उनके पास आया। सिकंदर ने बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में रिपोर्ट देकर कहा, मालिक, छोटे मालिक का हुक्म मिल गया। वो खुद कुपैटो का शिकार करने मुंबई जा रहे हैं। योगेश रायचंद ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। एक पिता होने के नाते उसका दिल घबरा रहा था। उनका बेटा, जिसके सीने में खुद की गोलियों के घाव है, वो एक इंटरनेशनल माफिया डॉन से भिड़ने जा रहा है। लेकिन एक अंडरवर्ल्ड बॉस होने के नाते उसका सीना गर्व से चौड़ा भी हो रहा था। योगेश रायचंद ने गहरी आवाज में कहा, मेरा शेर घायल है सिकंदर, लेकिन घायल शेर की दहाड़ सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसकी मदद करो। उनकी बात सुनकर सिकंदर ने सिर झुकाकर कहा, जी बड़े मालिक। तब योगेश रायचंद ने रूस में बैठे उससे दूसरे रशियन दरिंदे का नाम लेकर पूछा, और सोलोनिक? तभी आगे से सिकंदर ने एक खौफनाक प्लान का खुलासा करके कहा, मालिक, फैंटम ने जो लोकेशन दी है, जुकोवा एस्टेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर, मैंने वहां अपनी सबसे खूंखार और सीक्रेट टीम को एक्टिवेट कर दिया है। सिकंदर ने बताया कि रायचंद अंपायर की सबसे एलीट घोस्ट स्क्वाड, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन असैसिन शामिल थी, उन्हें सीधा मॉस्को के लिए रवाना कर दिया गया था। तभी सिकंदर ने आगे कहा, मैंने काल को इस ऑपरेशन का लीडर बनाया है मालिक। काल अपनी टीम में सबसे अलग 5 घंटों में मॉस्को लैंड कर जाएगा। वो लोग रूस की पुलिस और सेना को भनक लगे बिना उस न्यूक्लियर बंकर में घुसपैठ करेंगे। काल रायचंद एम्पायर का वो किलर था जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था और जिसके निशाने से आज तक कोई नहीं बचा था। उसकी यह बात सुनकर आगे से योगेश रायचंद ने अपनी छड़ी को जमीन पर ठोक कर कहा, मुझे सोलोनिक जिंदा चाहिए सिकंदर, उसे मारना मत। उसे उस बंकर से निकाल कर मेरे पास इंडिया ले आओ। उसने मेरी बहू पर गोली चलवाई, मैं उसे अपने हाथों से एक एक इंच काट कर मारूंगा। उनकी यह बात सुनकर आगे से सिकंदर ने तुरंत जवाब देकर कहा, काल को यही ऑर्डर दिया गया है मालिक। सोलोनिक की सांसें अब हमारी मुट्ठी में हैं। तभी योगेश ने आगे पूछा, और मुंबई की क्या तैयारी है? सिकंदर ने जवाब देकर कहा, मालिक, मैंने छोटे मालिक को द ब्लैक हॉक प्राइवेट जेट दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टैंड बाय रखवा दिया है। मुंबई के ताज होटल में कुपैटो एक फर्जी कनाडियन बिजनेसमैन रिचर्ड बेल के नाम से रुकने वाला है। मैंने ताज होटल के उसी फ्लोर पर कुपैटो के प्रेसिडेंशियल स्वीट के ठीक ऊपर और नीचे वाले कमरे भारी कीमत देकर आदमियों के लिए बुक कर लिए हैं। हमारे हथियार और टैक्टिकल गियर्स वहां पहुंच चुके हैं। सिकंदर की प्लानिंग इतनी अचूक थी कि कुपैटो को यह पता नहीं चलेगा जिस होटल में वो अपना सेफ हाउस समझ रहा है, वो दरअसल रायचंद एम्पायर का बिछाया हुआ मौत का जाल बन चुका है। सिकंदर ने दृढ़ता से कहा, पाशा और रंगा छोटे मालिक के साथ मुंबई जाएंगे। मैं खुद भी उनके साथ रहूंगा। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, छोटे मालिक पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। तभी आगे से योगेश ने एक पिता की फिक्र जता कर कहा, डॉक्टर माथुर से कहो कि एक पूरी मेडिकल किट, हैवी पेन किलर्स और इमरजेंसी मेडिसिन तैयार रखे। अभय का शरीर अभी दर्द में है, उसे उन मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। आगे से सिकंदर ने तुरंत जवाब देकर कहा, सब कुछ तैयार है मालिक, बस छोटे मालिक के इशारे का इंतजार है। इसी समय उधर कमरे के अंदर मशीनों की आवाज के बीच काव्या की लंबी पलकें एक बार फिर फड़फड़ाई। नींद का वो गहरा असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। काव्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। इस बार उनकी आंखों में कोई धुंधलापन नहीं था, रोशनी भी नहीं चुभ रही थी। उसने अपना सिर हल्का सा घुमाया और देखा कि अभय अभी भी उसी जगह पर उसी टेबल पर बैठा हुआ है। उसकी नजरें काव्या पर टिकी हुई थी। काव्या के होठों पर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी मुस्कान खिलाई।
उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, अभय। अभय ने तुरंत अपने चेहरे से उन खौफनाक और बदले हुए भावों को मिटा दिया। उसने एक बहुत ही प्यार भरी, मासूम और घर जमाई वाली मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ ली। अभय ने काव्या के हाथ को चूमकर एक बहुत ही नजाकत से पूछा, कैसा महसूस कर रही हो मेरी जान? तभी काव्या ने धीमी आवाज में कहा, बहुत बहुत बेहतर। तुम सोए नहीं? तुम कब से यहीं बैठे हो?" अपने सीने में उसे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो दर्द उस खुशी के सामने कुछ नहीं था। और वो अभय दोनों जिंदा थे। आगे से अभय ने रोमांटिक अंदाज में कहा, जब मेरी दुनिया इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर आराम कर रही है, तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? उसके ये बात सुनकर काव्या के गाल शर्म से लाल हो गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी अभय के चेहरे पर एक अचानक नकली सी परेशानी और गहरी चिंता के भाव आ गए। उसने काव्या का हाथ बहुत ही मजबूरी वाले अंदाज में छोड़ा और अपना सिर पकड़ लिया, जैसे वो किसी बहुत भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो। काव्या ने तुरंत अभय के चेहरे के इस बदलाव को पकड़ लिया, इसलिए उसने अभय से पूछा, क्या हुआ अभय? तुम्हारे तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? काव्या की आवाज में घबराहट आ गई। तभी अभय ने गहरी और बनावटी सांस लेकर कहा, नहीं, नहीं काव्या, दर्द नहीं है। उसने अपनी नजरें चुराई, जैसे वो काव्या को कुछ बहुत बुरा छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसको ऐसी परेशानी में देखकर काव्या ने जिद करके कहा, तो फिर क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे सच सच बताओ। वो एक कंपनी की सीईओ थी और वो इंसानों के चेहरे को पढ़ना अच्छे से जानती थी। अभय ने मन ही मन अपनी इस एक्टिंग को शाबाशी दी। उसने वही किया जो वो चाहता था। काव्या खुद उससे सवाल पूछे। अभय ने हकलाकर एक लाचार पति का नाटक करके कहा, काव्या, काव्या, मैं तुम्हें ये इस वक्त नहीं बताना चाहता था। तुम्हारी तुम्हारी तबीयत अभी अभी। तभी काव्या ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाकर सख्ती से कहा, अभय, मुझे बताओ क्या हुआ है। अभय ने एक गहरी सांस ली। उसका वो मास्टर स्ट्रोक वाला बहाना काव्या के सामने रख दिया। एक ऐसा बहाना जो बिजनेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और काव्या की कंपनी से जुड़ा हुआ था। अभय ने बहुत ही गंभीर और दुखी आवाज में कहा, काव्या, काव्या, मल्होत्रा इंडस्ट्री बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये सुनते ही काव्या की आंखें फैल गई। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं, काव्या के पिता का सपना था, और वो काव्या की पूरी जिंदगी की मेहनत थी। इसलिए उसने घबरा कर कहा, क्या क्या मतलब मुसीबत में है? क्या हुआ ऑफिस में? काव्या की सांसें तेज होने लगी। अभय ने जल्दी से काव्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ काव्या, प्लीज प्लीज, मैं बता रहा हूँ। अभय ने अपनी बनी हुई छोटी कहानी शुरू करके कहा, काव्या, उस रात जो हमारे घर पर हमला हुआ, उस हमले की खबर सुनकर मीडिया और न्यूज चैनल्स में ये बात लीक हो गई। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मल्होत्रा इंडस्ट्री की सीईओ काव्या मल्होत्रा को सीने में गोली लगी है और जिंदगी और मौत से लड़ रही है। काव्या का सफेद चेहरा पड़ने लगा। वो जानती थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी खबरों का असर क्या होता है। काव्या ने घबरा कर पूछा, तो शेयर्स गिर रही होंगी? तब अभय ने कहानी को और ज्यादा खतरनाक बनाकर कहा, सिर्फ शेयर्स नहीं गिर रहे काव्या, तुम याद है तुम्हारी कंपनी की वो राइवल कंपनी ग्लोबल टेक, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है? उसकी ये बात सुनकर आगे से काव्या ने आंखें सिकोड़ कर कहा, हाँ हाँ, मिस्टर सिंघानिया की कंपनी। वो हमेशा से मल्होत्रा इंडस्ट्री को टेक ओवर करना चाहते थे। तब अभय ने अपनी कहानी को बिल्कुल पुख्ता बनाकर कहा, बिल्कुल, बिल्कुल, तुम्हारे इस क्रिटिकल हालात का फायदा उठाकर मिस्टर सिंघानिया ने आज सुबह ही हॉस्टाइल टेक ओवर का प्रोसेस शुरू कर दिया है। उन्होंने मल्होत्रा इंडस्ट्री के कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खरीद लिया। वो लोग मुंबई में आज रात एक सीक्रेट इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, ताकि तुम्हें वो सीईओ के पद से हटाकर कंपनी के सारे राइट्स ग्लोबल को टेक को बेच दें। ये सुनते ही काव्या के दिमाग की नसें फटने लगी। उसकी कंपनी, उसके पिता को वो एम्पायर उसकी आंखों के सामने बिकने जा रहा था। काव्या ने मॉनिटर की तरफ देखकर कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें अपनी कंपनी नहीं छीनने दूंगी। मुझे अभी उठना होगा। तान्या को फोन मिलाओ अभय, मेरे वकीलों को कॉल करो, मुझे मुंबई जाना होगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। काव्या ने अपने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो दर्द के मारे वापस तकिए पर गिर पड़ी। अभय ने तुरंत उसे रोककर कहा, एक बेफिक्र पति की तरह उसे संभाल लिया और बोला,
काव्या, पागल हो गई हो तुम इस हालत में दिल्ली से बाहर तो क्या, इस बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। तुम्हें कम से कम 15 दिन का बेड रेस्ट चाहिए। उसके बाद सुनकर काव्या रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, मैं अपनी कंपनी को अपने सामने ही बर्बाद होते कैसे देख सकती हूँ। मैं सिंघानिया को जीतने नहीं दे सकती। यही वो पल था जिसका अभय को इंतजार था। उसने काव्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बहुत ही मजबूती से एक भरोसेमंद रक्षक की तरह उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना काव्या, मैं हूं ना। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी काव्या ने हैरानी से अभय को देखकर कहा, तुम लेकिन तुम क्या। आगे से अभय ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं तुम्हारा पति हूं काव्या। कानूनन मेरे पास तुम्हारा पावर ऑफ अटॉर्नी है। मैं तुम्हारी उस जगह पर उस बोर्ड मीटिंग में जा सकता हूँ। और तुम जानती हो कि मैं कागजातों और लीगल मामलों में कितना अच्छा हूँ। सिंघानिया की वो फाइलें मैं 1 मिनट में रिजेक्ट करवा दूंगा। तभी काव्या ने कुछ कहने की कोशिश करके कहा, लेकिन अभय। काव्या की आंखों में एक नई चिंता उभर आई। इस बार वो चिंता कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अभय के लिए थी। काव्या ने अभय के सीने की तरफ इशारा किया जहां सफेद पट्टियां बंधी थी। उसकी तरफ इशारा करके कहा, तुम कैसे जाओगे। तुम्हें खुद को गोली लगी है। तुम्हारे सीने में टांके हैं अभय। तुम इस दर्द के साथ मुंबई कैसे सफर कर सकते हो। डॉक्टर तुम्हें जाने नहीं देंगे। काव्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसे एहसास हो रहा था कि ये इंसान उसकी कंपनी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार है। अभय ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। अभय ने एक बहुत ही मीठा झूठ बोलकर कहा, काव्या, मेरी जान, मेरी चोट तुम्हारी जितनी गहरी नहीं। मुझे सिर्फ पसलियों में फ्रैक्चर है। डॉक्टर माथुर ने मुझे हैवी पेनकिलर्स दे दी और मुझे सफर करने की इजाजत दे दी। और वैसे भी मुझे मुंबई जाकर कौन सी कुश्ती लड़नी है। मुझे सिर्फ एक कुर्सी पर बैठकर तुम्हारे साइन किए पेपर सिंघानिया के मुंह पर मारने हैं। अभय की इस बात पर काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान आई। उसको यह मुस्कान देखकर अभय ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे कुश्ती नहीं लड़नी। मुझे तो वहां लाशें बिछानी है। कनाडाइन माफिया का सिर काटना है और ताज होटल को शमशान बनाना है। लेकिन बाहर से वो बिल्कुल एक आज्ञाकारी और फिक्रमंद पति लग रहा था। तभी काव्या ने चिंतित होकर कहा, लेकिन लेकिन अभय, मुंबई बहुत दूर है, तुम अकेले। तभी अभय ने बात को काट कर कहा, मैं अकेला नहीं जा रहा। तुम्हारे ऑफिस की पूरी लीगल टीम और सिक्योरिटी मेरे साथ होगी। मैं आज शाम को फ्लाइट से जाऊंगा। रात को उस सिंघानिया को उसकी औकात दिखाऊंगा और कल सुबह तक वापस तुम्हारे पास इसी कमरे में बैठा मिलूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। काव्या का दिल इस इंसान के लिए और भी ज्यादा प्यार और सम्मान से भर गया। जो इंसान कल तक एक फटीचर इलेक्ट्रीशियन से और घर जमाई लगता था, वो आज एक ढाल बनकर उसकी हर मुसीबत के सामने खड़ा था। तभी काव्या ने रोकर अभय के हाथ को चूम कर कहा, तुम सच में मेरे लिए इतना सब करोगे। अभय ने बिल्कुल सच का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ काव्या। ये कंपनी तो बड़ी छोटी चीज है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। नीलम मल्होत्रा अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने काव्या को होश में और बात करते देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी नीलम जी दौड़कर काव्या के पास आई और माथे को चूम कर बोली, काव्या मेरी बच्ची। आगे से काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, मोम मैं ठीक हूँ। फिर उसने तुरंत अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, मोम, आपको पता है ग्लोबल टेक वाली हमारी कंपनी। उसकी ये बात सुनकर नीलम मल्होत्रा ने तुरंत अभय की तरफ देखा। अभय ने अपनी आंखों में एक बहुत ही बारीक और शातिर इशारा नीलम जी को कर दिया। नीलम मल्होत्रा, जो बाहर बड़े मालिक और सिकंदर की सारे बातें सुन चुकी थी, वो जानते थे कि अभय मुंबई क्यों जा रहा है। उन्हें पता था कि कोई ग्लोबल टेक या बोर्ड मीटिंग नहीं। अभय मुंबई उस कनाडानियन दरिंदे को मौत के घाट उतारने जा रहा है जिसने उनकी बेटी पर गोली चलवाई। एक माँ के रूप में नीलम मल्होत्रा के अंदर खून खोल रहा था। वो चाहती थी कि जिसने उनकी बेटी को दर्द दिया उसका अंत सबसे खौफनाक तरीके से हो। इसके लिए अभय का मुंबई जाना जरूरी था। नीलम जी ने तुरंत अभय के उस कॉरपोरेट झूठ में अपना पूरा साथ दिया। नीलम जी ने बहुत ही गंभीरता से एक्टिंग करके कहा, हाँ काव्या, मुझे सब पता है। मिस्टर सिंघानिया बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अभय ने मुझे सब समझा दिया है। नीलम जी के ने अभय के कंधे पर बहुत ही प्यार और सम्मान से हाथ रखकर कहा, अभय आज शाम मुंबई जा रहा है। वो वहां जाकर सब संभाल लेगा। मुझे अपने दामाद पर पूरा भरोसा है।
वो हमारी मल्होत्रा इंडस्ट्री का बाल भी बांका नहीं होने देगा। नीलम जी के मुंह से दामाद और इतना भरोसा सुनकर काव्या पूरी तरह से हैरान रह गई। उसकी माँ जो हमेशा अभय को ताने मारती थी, आज वो अभय पर अपनी कंपनी और अपना भविष्य सौंप रही थी। यही काव्या के लिए दुनिया के सबसे बड़ा सुकून था। तभी काव्या ने गहरी राहत की सांस ली और बोली, थैंक यू मैम, थैंक यू अभय। उसकी वो सारी चिंता खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन था कि उसकी कंपनी, उसका पति दोनों सुरक्षित हैं। आगे से अभय ने उसके बालों को सहला कर कहा, तुम बस आराम करो काव्या, तुम्हारी ये नींद और तुम्हारी ये सुकून मेरी सबसे बड़ी ताकत है। काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। दवाइयों का असर फिर से हावी हो गया। कुछ मिनट बाद वो वापस उसी गहरी और सुरक्षित नींद में चली गई। अभय ने एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस छोड़ी। उसका वो झूठ का मास्टर स्ट्रोक पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। काव्या को अब कोई शक नहीं था, ना ही कोई दिमागी स्ट्रेस, और वो आराम से सो रही थी। अब वक्त आ गया था पति के चोले को उतारकर माफिया डॉन का वो खौफनाक लिबास पहनने का। अभय धीरे से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने नीलम जी की तरफ देखा और एक हल्का सा सिर हिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया। नीलम जी ने भी आंखों ही आंखों में उसे दुआएं दी और कहा, उस दरिंदे को जिंदा मत छोड़ना अभय। अभय ने सहमति में सिर हिलाया। आईसीयू के बाहर गया। बाहर आते ही अभय ने सिकंदर को इशारा करके कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं सिकंदर। उसकी बात सुनकर सिकंदर ने तुरंत जवाब देकर कहा, छोटे मालिक, वीआईपी चेंजिंग रूम में सब कुछ तैयार है। पाशा और रंगा वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर अभय चलकर उस वीआईपी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर डॉक्टर माथुर एक मेडिकल किट लिए खड़े थे। उनके माथे पर पसीना था। उनके बगल में पाशा और रंगा खड़े थे। तभी जैसे ही अभय अंदर दाखिल हुआ, डॉक्टर माथुर ने कांप कर कहा, मालिक, मुझे पता है कि आप मुझे मार डालेंगे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज आपको रोकना है। सर, आपके सीने में ताज़ा टांके हैं। अगर मुंबई जाकर कोई भी फिजिकल एक्शन करेंगे, गोली चलाएंगे या लड़ेंगे, तो आपके टांके फट जाएंगे, आपके फेफड़े में खून भर जाएगा। ये सुसाइड है सर। लेकिन आगे से अभय ने डॉक्टर माथुर को अपनी लाल और सर्द आंखों से देखा। उसने हॉस्पिटल का वो नीला गाउन अपने शरीर से एक ही झटके में उतार कर फर्श पर फेंक दिया। उसके कसरती शरीर पर सीने में एक दाहिने हिस्से में सफेद पट्टियों का मोटा सा पैड चिपका हुआ था, जिस पर खून के कुछ ताजा और लाल धब्बे साफ नजर आ रहे थे। तभी अभय ने बहुत ही खुरदरी और खौफनाक आवाज में कहा, डॉक्टर माथुर, मुझे तुम्हारे मेडिकल ओपिनियन की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी उस चीज की जरूरत है जो मेरे इस दर्द को अगले 12 घंटों तक पूरी तरह से सुन्न कर दे। मुझे एड्रेनालिन और मॉर्फिन की एक हैवी डोज चाहिए अभी। उसके बाद सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने कहा, लेकिन सर, वो आपके हार्ट के लिए। इससे पहले अभय ने दहाड़ कर कहा, मैंने कहा अभी। उसकी दहाड़ सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत अपनी मेडिकल किट खोली। उन्होंने एक बहुत ही हैवी लोकल एनेस्थेसिया और पावरफुल पेन किलर का इंजेक्शन तैयार किया। उन्होंने वो इंजेक्शन अभय के सीने के उस टांकों के बिल्कुल पार नसों में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन लगते ही अभय के अपनी आंखें जोर से बंद की। कुछ ही सेकंड में वो भयंकर और जानलेवा दर्द, जो उसे हिलने तक नहीं दे रहा था और पूरी तरह से सुन्न हो गया था, उसका दिमाग अब एक अजीब सी और खतरनाक वायलेंट एनर्जी से भर उठा। तभी अभय ने पाशा को ऑर्डर देकर कहा, अब मेरा टैक्टिकल गियर लाओ। आगे से पाशा ने एक काले रंग का बहुत ही पतला लेकिन बड़ा मजबूत केलर वेस्ट लेकर आया। ये जैकेट खास तौर पर डिजाइन की गई थी ताकि इसे कपड़ों के नीचे पहना जा सके और ये सीने के उन टाकों को बाहर किसी भी झटके से बचा सके। अभय को ने खुद अपने हाथों से उस ठंडी और भारी जैकेट को अपने सीने पर कसकर बांध लिया। उसके बाद उसने वो कपड़े पहने जो सिकंदर ने उसके लिए मंगवाए थे। इटली के सबसे मशहूर डिजाइनर का सिला हुआ जेट ब्लैक बिस्पोक सूट, काले रंग की क्रिप्स शर्ट, काले रंग की पैंट और काले रंग का कोट। जब अभय ने वो कोट पहना और शीशे में खुद को देखा तो वहां कोई मरीज नहीं, वहां कोई गरम जमाई नहीं, वो साक्षात मौत का फरिश्ता खड़ा था। एक ऐसा हैंडसम, स्टाइलिश लेकिन रूह कपा देने वाला दरिंदा जिसकी आंखों में किसी की जान लेने का ऐसा खौफनाक नशा था जिसे देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल दे। पाशा आगे बढ़ा। उसने एक बहुत ही खूबसूरत काले रंग का कस्टम मेड शोल्डर होस्टर अभय के कंधों पर पहना दिया। रंगा ने एक चांदी रंग की चमकती हुई साइलेंसर लगी हेल केयर और कोच यूपीए
स्पीड टैक्टिकल पिस्तौल अभय के सामने पेश की। अभय ने ठंडी पिस्तौल को अपने हाथों में लिया। उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैगजीन को चेक किया, स्लाइड खींची और एक गोली को चैम्बर में लोड कर दिया। क्लिक क्लिक, पिस्तौल की वो खौफनाक आवाज उस कमरे में गूंज गई। अभय ने उस पिस्तौल को अपने कोट के नीचे बने होल्स्टर में रख लिया। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था। सिकंदर ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर एक फौजी की तरह सैल्यूट करके कहा, हम तैयार हैं छोटे मालिक। तभी अभय उस चेंजिंग रूम से बाहर आया। उसकी चाल में अब कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। पेन किलर्स और बदले की आग ने उसके शरीर को फौलाद बना दिया था। कॉरिडोर में योगेश रायचंद खड़े थे। उन्होंने अपने बेटे को इस खौफनाक और स्टाइलिश माफिया अवतार में देखा। एक पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आगे से योगेश रायचंद ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरा शेर, मेरा शेर, कुपैटो को यह बताना मत भूलना कि उसने किसके परिवार पर हाथ डाला। ताज होटल में वो अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी सिक्योरिटी होगी। जरा भी रहम मत खाना। उसकी यह बात सुनकर आगे से अभय ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, रहम का नाम मेरी डिक्शनरी में नहीं है पापा, आप बस काव्या का ख्याल रखना। तब योगेश ने वादा करके कहा, तो बेफिक्र होकर जा, दिल्ली में यहाँ कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। उसकी ये बात सुनते ही अभय ने मुड़कर आखिरी बार आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसकी काव्या सो रही थी। तभी अभय ने मन ही मन कहा, मैं लौट कर आऊंगा मेरी जान, अपना वादा पूरा करके। अभय सिकंदर पाशा रंगा रायचंद एम्पायर के 4 सबसे खूंखार और खतरनाक स्तंभ एक साथ उस कॉरिडोर से लिफ्ट की तरफ बढ़े। हॉस्पिटल के बाहर द ब्लैक होक तक जाने के लिए काले रंग की बख्तरबंद गाड़ियां तैयार खड़ी थी। कुछ ही मिनटों में अभय और उसकी टीम दिल्ली एयरपोर्ट के उस सीक्रेट हैंगर पर पहुंच गई। द ब्लैक होक का इंजन पहले से चालू था। हवा में एक भयानक गर्जना कर रहा था। अभय ने प्राइवेट जेट की सीढ़ियां चढ़ी और उस आलीशान चमड़े और महोगनी लकड़ी के सजे कैबिन में दाखिल हो गया। ये एक चौड़ा आरामदायक सीट पर लेदर पर जाकर बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने कोच के अंदर रखी एक चौड़ी आरामदायक सीट और ठंडी पिस्तौल को महसूस किया। गूंज के साथ द ब्लैक होल ने दिल्ली का रनवे छोड़ा और आसमान का सीना चीर कर मुंबई की तरफ उड़ चला। हवा में 40,000 फीट की ऊंचाई पर द ब्लैक होक के उस कैबिन में मौत का नक्शा तैयार किया जा रहा था। सिकंदर ने एक हाई टेक टेबलेट अभय के सामने टेबल पर रखा। टेबलेट में स्क्रीन पर मुंबई के मशहूर ताजमहल पैलेस होटल का पूरा 3D ब्लूप्रिंट खुला हुआ था। सिकंदर ने एक प्रोफेशनल कमांडर की तरह ब्रीफिंग शुरू करके कहा, छोटे मालिक, ये ताज होटल का लेआउट है। मार्टिन कुपैटो अपने फर्जी नाम रिचर्ड बेल के तहत होटल के सबसे ऊपरी मंजिल यानी 6th फ्लोर के प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 605 में आज रात लैंड कर रहा है। ये कहते हुए सिकंदर ने स्क्रीन पर कुछ रेड डॉट की तरफ इशारा करके कहा, कुपैटो कोई बेवकूफ नहीं है मालिक, वो जानता है कि रायचंद के इलाके में आ रहा है, इसलिए वो अकेला नहीं, उसके साथ कनाडा की सबसे खतरनाक शैडो गार्ड्स की एक पूरी फौज आ रही है। करीब 12 से 15 हाई ट्रेंड और भारी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स। उन्होंने स्वीट 605 के आसपास के चारों कमरे बुक कर रखे हैं ताकि एक किल जोन बनाया जा सके। अगर कोई भी अनजान इंसान उस फ्लोर पर लिफ्ट या सीढ़ियों से कदम रखेगा तो वो चंद सेकंड में गोलियों से छलनी हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर अभय ने उन लाल बिंदुओं को बहुत ही ठंडी और खौफनाक नजरों से देखा। अभय ने बहुत ही शांत आवाज में पूछा, तो हमारा प्लान क्या है सिकंदर? तभी सिकंदर के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने मुझसे मुस्कुरा कर कहा, हमने अपनी चाल बहुत पहले चल दी मालिक। उसने स्क्रीन पर 2 हरे बिंदुओं को ब्लिंक करके आगे कहा, फ्लोर नंबर 5 का स्वीट नंबर 505 जो कुपैटो के कमरे के ठीक नीचे, और फ्लोर नंबर 7 का स्वीट नंबर 705, वो दोनों कमरे मैंने आज सुबह ही यूरोपियन इन्वेस्टर के फर्जी नामों से बुक करवा दिए थे। पाशा और रंगा के आदमियों ने वहां हथियारों का जखीरा पहले ही छुपा दिया। सिकंदर ने अपनी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक बताकर आगे कहा, हम उन्हें लिफ्ट या सीढ़ियों पर अटैक नहीं करेंगे मालिक। वो लोग सामने से हमले का इंतजार कर रहे होंगे। हम उन्हें ऊपर और नीचे वर्टिकल ब्रीच के जरिए खत्म करेंगे, छत फाड़कर और फर्श तोड़कर। अभय की आंखों में वो खूनी चमक तेज हो गई। अभय की
अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल को निकालकर हुसैन अली को रुमाल से साफ करके पूछा, कुपैटो को क्या लगता है सिकंदर, वो मुंबई क्यों आ रहा है? तब सिकंदर ने घृणा से कहा, उसे लगता है कि उसने हमें हरा दिया मालिक। फैंटम ने बताया कि कुपैटो यहाँ आपका और बड़े मालिक का लाइव तमाशा देखने आया है। उसे लग रहा है कि आज रात दिल्ली में फैंटम की गोलियां आपको खत्म कर चुकी होंगी और वो ताज होटल के बालकनी में बैठकर शैंपेन पीकर रायचंद एम्पायर के खात्मे का जश्न मनाएगा। अभय के उन शब्दों को दोहराकर शैंपेन वो रात याद आ गई जब उसने काव्या के साथ शैंपेन पी थी और उसके बाद वो गोली चली थी। अभय ने पिस्तौल की मैगजीन में एक जोरदार आवाज के साथ वापस अंदर धकेला। अभय ने एक बहुत सर्द, खौफनाक और प्रलयंकारी आवाज में कहा, कुपैटो आज रात शैंपेन जरूर पिएगा सिकंदर, लेकिन वो शैंपेन खुद उसके खून से लाल होगी। ये कहते हुए अभय ने खिड़की को बाहर देखा। नीचे आसमान के अंधेरे में मुंबई शहर की जगमगाती रोशनियां नजर आ रही थी। द ब्लैक होक एक अरब सागर के ऊपर गुजरते छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ अपनी ऊंचाई काम कर रहा था। मुंबई शहर हमेशा की तरह जाग रहा था। वहां की रफ्तार, वहां की चकाचौंध वैसे ही थी, लेकिन इस शहर को नहीं पता था कि आज रात आसमान में एक ऐसा तूफान उतर रहा है जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बसे उस आलिशान ताज होटल को मौत के सबसे खौफनाक और खूनी अखाड़े में बदलने वाला है। कुपैटो अपने लिए कब्र की तरफ बढ़ रहा है और वो कब्र खोदने वाला दरिंदा अभय रायचंद अपने काले सूट और खूनी इरादों के साथ मुंबई की जमीन पर कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जंग का बिगुल बज चुका था और अब कोई पीछे हटने वाला नहीं था। अरब सागर से उठने वाली सर्द और नर्म हवाएं मुंबई की इस मखमली रात को एक अजीब सी बेचैनी से भर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। कोलाबा की सड़कों पर हमेशा रहने वाली हलचल अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन रात के 11 बजे ताज महल होटल पैलेस के सामने का नजारा चकाचौंध और आलीशान से भरा था। समुद्र की लहरें होटल की विशाल पत्थरों की दीवारों से टकराकर इस ऐतिहासिक गूंज पैदा कर रही थी। बाहर से देखने पर यह जगह शांति और विलासिता का प्रतीक थी, लेकिन इस ऐतिहासिक इमारत की छठी मंजिल पर आज रात मौत का ऐसा खौफनाक मंच सजने जा रहा था जिसकी स्क्रिप्ट दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लिखी जा चुकी थी। होटल के मेन गेट पर 3 आलीशान काली मर्सिडीज गाड़ियां आकर रुक गई। गाड़ियों के रुकते ही होटल के बाउंसर्स और वफादार स्टाफ अत्यंत अदब के साथ आगे बढ़े। तभी बीच वाली मर्सिडीज का दरवाजा खुला। अंदर से कनाडा ड्रग सिंडिकेट का बेताज बादशाह मार्टिन कुपैटो बाहर निकला। वो होटल के रिकॉर्ड में एक कनाडाई उद्योगपति रिचर्ड बेल के नाम से आया था। कुपैटो की लगभग उम्र 52 साल थी। उसका शरीर गठीला, चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और क्रूर भाव था। उसने सफेद रंग की एक बहुत महंगी लिनन शर्ट और काले रंग का ओवरकोट पहना था। उसके होठों के बीच उसका वो सिग्नेचर क्यूबन सिगार दबा हुआ था, जिससे निकलने वाला गाढ़ा धुआं रात की हवा में घुल रहा था। कुपैटो की आंखों में एक ऐसा अहंकार था जैसे वह इस पूरे शहर को अपनी जागीर समझता हो। कुपैटो के बाहर निकलते ही आगे और पीछे की गाड़ियों में कनाडा माफिया के सबसे खतरनाक हाई ट्रेंड शैडो गार्ड्स बाहर निकल आए। ये कुल 14 कमांडो थे, जिन्होंने कोट पहने हुए थे, जिनके नीचे बहुत ऑटोमेटेड सब मशीन गन्स, टैक्टिकल वेपन्स छिपे हुए थे। उनके कान में लगे वोकी टोकी के वायर्स और उनकी बात जैसी पैनी निगाह साफ बता रही थी कि वो किसी भी अचानक होने वाले हमले को पल भर में कुचलने के लिए तैयार हैं। कुपैटो ने अपनी सिगार का एक लंबा कश लिया, हवा में धुआं छोड़कर होटल की उस गगनचुंबी इमारत की तरफ देखा। कुपैटो ने घमंडे और भारी आवाज में अपने चीफ बॉडीगार्ड्स हैंडरसन से कहा, खूबसूरत जगह है, योगेश रायचंद और उसके उस नकारा बेटे के खात्मे का जश्न मनाने के लिए। इससे बेहतर जगह पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। आगे से हैंडरसन ने अपने कोट के बटन को ठीक किया और कहा, बिल्कुल बॉस, दिल्ली से फैंटम का संदेश आ चुका है। उसने काम तमाम कर दिया। रायचंद का साम्राज्य पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। अब इस पूरे एशिया के वेपन्स और ड्रग्स मार्केट पर हमारा कब्जा होगा। कुपैटो ने एक शैतानी और विजयी मुस्कान दी। वो अपने शैडो गार्ड्स के कड़े सुरक्षा घेरे के बीच होटल की भव्य लॉबी को पार करके सीधे उस प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ा और सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट तक जाती थी। कुपैटो को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस मौत के जश्न को मनाने वो यहाँ आया है, वो मौत
खुद उसका स्वागत करने के लिए इसी होटल के पत्थरों के पीछे छिपी है। उधर छठी मंजिल के सालिशान दुनिया के ठीक नीचे यानी पांचवी और ठीक ऊपर सातवीं मंजिल में एक खौफनाक और बर्फीला जानलेवा सन्नाटा छाया था। द ब्लैक हॉक प्राइवेट जेट से मुंबई लैंड करने के बाद अभय रायचंद बिना एक सेकंड गंवाए सीधे ताज होटल के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हो चुके थे। सिकंदर की अचूक प्लानिंग के कारण होटल के स्टाफ और कैमरों की उनकी मौजूदगी के भनक तक नहीं लगी। स्वीट नंबर 505 के अंधेरे कमरे के बीचों बीच एक भारी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर ताजा होटल का पूरा 3D डिजिटल ब्लू प्रिंट सुरक्षा ग्रिड खुला हुआ था। कमरे की मध्यम रोशनी में अभय रायचंद खड़ा था। उसने जेट ब्लैक विस्पोक सूट पहना था। कोट के नीचे उसकी पसलियों और फेफड़ों के जख्म पर को केवलर ब्लड प्रूफ जैकेट कसी थी। डॉक्टर माथुर द्वारा दिए गए उस हैवी एड्रेनलिन और मार्फिन के इंजेक्शंस ने उसके सीने के उस असहनीय दर्द को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। अभय का शरीर इस वक्त दर्द से नहीं बल्कि उस भयानक एड्रेनालाइन रश से कांप रहा था जिसने उसे एक हैवान बना दिया था। उसकी आंखों में वो खूनी चमक थी जो किसी भूखे चीते की आंखों में होती है जब वो अपने शिकार को घेर चुका होता है। उसके दाहिने हाथ में वो चांदी रंग की साइलेंसर लगी हेल किलर टैक्टिकल पिस्तौल जिसे बहुत ही आराम से अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। उसके ठीक बगल में सिकंदर, पाशा और रंगा हाथ बांधे खड़े थे। पाशा रंगा ने टैक्टिकल गियर्स पहन रखे थे। उनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स थे। अभय ने बिना नजरे ब्लूप्रिंट से हटाए एक बहुत ठंडी और भारी आवाज में पूछा, क्या पोजीशन है सिकंदर? आगे से सिकंदर ने बहुत ही जोश के साथ रिपोर्ट देकर कहा, छोटे मालिक कुपैटो अपने चौथे शैडो गार्ड्स की टीम के साथ 605 के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके 6 गार्ड्स कमरे के अंदर हैं, 4 गार्ड्स कॉरिडोर की लिफ्ट के पास तैनात हैं, 4 गार्ड्स बगल के कमरों में स्लीपर पोजीशन में हैं। उन्होंने पूरे फ्लोर को एक किले में तब्दील कर लिया है। अभय के होठों पर एक बहुत ही खूंखार और जानलेवा मुस्कान आ गई। अभय ने अपनी पिस्तौल की स्लाइड को पीछे खींचकर कहा, वो सामने से आने वाले खतरे का इंतजार कर रहे हैं सिकंदर। उन्हें लगता है कि रायचंद के आदमी लिफ्ट या सीढ़ियों से आएंगे। वो भूल गए कि जब छोटे मालिक शिकार पर निकलते हैं तो रास्ते आसमान और जमीन को चीर कर बनाए जाते हैं। तभी एक क्लिक क्लैक की आवाज कमरे में गूंज गई। आगे से अभय ने पाशा और रंगा की तरफ देखकर कहा, पाशा, तुम्हारी टीम स्वीट 705 में तैयार है। उसकी यह बात सुनकर पाशा ने अपनी खूंखार आंखों को सिकोड़ कर कहा, जी छोटे मालिक, लड़के पूरी तरह से हाइड्रोलिक कटर और थर्मामाइट चार्ज के साथ तैयार हैं। जैसे ही आपका हुक्म मिलेगा हम छत को उखाड़ कर सीधे कैपिटो के बेडरूम में उतरेंगे। तभी अभय ने पूछा, और रंगा तुम? रंगा ने तुरंत जवाब दिया, मालिक, मैं 505 को फर्श को काटकर नीचे से कुपैटो के लिविंग रूम को रास्ता साफ करूंगा। हमारे पास साइलेंट ड्रिलिंग मशीन है, कनाडाई गार्ड्स को भनक तक नहीं लगेंगी। उसकी यह बात सुनकर आगे से अभय ने अपनी पिस्तौल को होल्स्टर में रखकर कहा, वेरी गुड, बेहतरीन। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:15 बज रहे थे। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, कुपैटो को वो अपनी सिगार आखिरी पीने दो। उसे लगने दो कि वो जीत गया। जैसे ही घड़ी में 11:20 हो जाए हम इस होटल को उसकी जिंदगी का आखिरी रात में बदल देंगे। अभय कमरे की खिड़की के पास आया, पर्दे को हल्का सा हटाकर बाहर अरब सागर की लहरें देखने लगा। उसके दिमाग में एक बार फिर काव्या का वो खून से सना मासूम चेहरा घूम गया। उसके सीने में लगी वो गोली, उसकी वो तड़पती हुई सांसें। अभय की आंखें पूरी तरह से खून की लाल हो चुकी थी। उसने अपने दांत पीसकर मन ही मन एक खौफनाक कसम खाकर कहा, मार्टिन कुपैटो, तूने मेरी काव्या का खून बहाया। आज रात तेरा ये घमंड, तेरी ये दौलत, तेरा ये सिंडिकेट, सब कुछ इसी अरब सागर के पानी में बह जाएगा। मैं तुझे अपनी इतनी खौफनाक मौत दूंगा कि जहन्नुम में भी तुझे पनाह देने से इनकार कर देगा। वहीं घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे खिसक रही थी। स्वीट 605 के अंदर मार्टिन कुपैटो एक आलीशान सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में क्रिस्टल का एक गिलास था जिसमें महंगी स्कॉच वाइन भरी थी। वो हवा में सिगार का धुआं छोड़कर अपनी इस ऐतिहासिक जीत का मजा ले रहा था। उसके चारों तरफ खड़े शैडो गार्ड्स पूरी तरह से मुस्तैद थे। तभी ठीक 11:20
टुक दो पूरे ताज होटल के छठी मंजिल की लाइटें एक झटके में गुल हो गई। कमरे के अंदर कॉरिडोर में बगल के स्वीट्स में पूरी तरह से घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़कियों के आने वाले अरब सागर की मध्यम रोशनी कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। कपैडो ने एक झटके में अपने कुर्सी पर खड़े होकर चिल्लाकर कहा, हैंडरसन, ये क्या बकवास है? लाइट कैसे चली गई? उसके हाथ में वाइन का ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। हैंडरसन ने तुरंत अपने वायरलेस पर चिल्लाकर कहा, सब लोग पोजीशन ले लो और नाइट विजन ऑन करो। गार्ड्स ने तुरंत अपने चेहरों पर नाइट विजन गोगल्स पहन लिए। कॉरिडोर के गार्ड्स ने अपने बंदूकों की सेफ्टी खोल दी, लेकिन माफिया को यह नहीं पता था कि रायचंद का ब्लैकआउट कोई मामूली पावर कट नहीं था। सिकंदर ने होटल की मुख्य ग्रिड से सिर्फ 8वीं मंजिल की नहीं बल्कि उनकी वायरलेस फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया। उनके वॉकी टॉकी में सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट आ रही थी। इससे पहले कि हैंडरसन और कुपैटो कुछ समझ पाते, बूम बूम, दो बहुत ही खामोश लेकिन शक्तिशाली सप्रेशंस धमाके एक साथ हुए। पहला धमाका 605 की छत पर हुआ और दूसरा धमाका लिविंग रूम के फर्श पर हुआ। थर्माइट चार्ज ने कंक्रीट और स्टील को मोम की तरह पिघला दिया। अब क्या करेगा छोटा मालिक कुपैटो का? क्या कुपैटो को यहाँ पर मार देंगे या फिर कुपैटो बच जाएगा? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, तब तक कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना।